हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज सीरीज डिसाइडर होना था। थर्ड T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था आपके नेपियर पे, और यहाँ पे थंडर स्टॉर्म के एक्सपेक्टेड थी, बट ये एक्सपेक्टेड था कि मैच ये पूरा होगा। बट ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और ये मैच रेन कर्टेल हुआ। और उसके बाद फिर फर्दर सेकेंड इनिंग के 9 ओवर के बाद ये मैच हो नहीं पाया। और जिस समय पे ये मैच रुका उस समय पर एट पार स्कोर था इंडिया का। 75 रन वर रिक्वायर्ड इन 9 ओवर्स, और 4 विकेट के नुकसान पर होने चाहिए थे। उतने ही रन इंडिया ने बनाया और ये मैच टाई हुआ। यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट करने वाली है, जैसा कि मोहम्मद सिराज अपना जो ब्रिलियंस है, अपना जो एफर्ट्स है वो दिखा रहे हैं, और आज उन्होंने 4 विकेट पिकअप किए। अर्शदीप सिंह ने भी आज 4 विकेट पिकअप किए, लेकिन जो फर्स्ट विकेट जो उन्होंने लिया आपके फिन एलन का, वो सुपर्ब था। जा करके अगर उसके हाईलाइट हो तो आप जरूर देखें। जो उसने बॉल को स्विंग इन किया और वहीं पे मतलब इन द एयर बीट किया आपको फिन एलन को, उनके ही होम ग्राउंड्स पर, मतलब न्यूजीलैंड के मैदानों पर। तो वो काबिले तारीफ बॉलिंग थी, और ये लड़का आगे चल के डे इन डे आउट इम्प्रूव करता ही जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जसप्रीत बुमराह पार्ट 2 है, और ये अर्शदीप अपना खुद का एक नाम बनाएगा, क्योंकि इसके पास जो लर्निंग एबिलिटी है ना, ये बहुत क्विक लर्न कर रहा है बाकी गेंदबाजों से। लेकिन वंस अगेन भुवनेश्वर कुमार डिसअपॉइंटेड विद बॉलिंग टुडे, पैथेटिक। एंड आज मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से भुवनेश्वर कुमार आज अपना इंटरनेशनल और T20 का आज लास्ट मैच खेल चुके हैं। इसके बाद उनको मौका देना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉलर्स अब अपकमिंग बॉलर्स आ रहे हैं आपके पास। अर्शदीप होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, हर्षल पटेल होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे। इनको आपको अब मौका देना होगा। कब तक आप भुवी को 34 या ही इज 34 35 और उनको आप ढोते हुए चलोगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। ही इज नॉट आशीष नेहरा कि उसको आप 36 37 38 तक चांसेस दे रहे हो। आशीष नेहरा के पास लेफ्ट आर्म एबिलिटी थी, तो उसको पिक किया जाता था। लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार का समय ऊपर हो चुका है, और मुझे ये गट फीलिंग लग रही है कि ये उनका आखिरी T20 क्रिकेट था, ये आज का मैच। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टॉस जीत कर न्यूजीलैंड ने यहाँ पर बैटिंग का करने का फैसला लिया। जो डिसीजन था वो एक समय पे लग रहा था कि एक नुकसानदायक डिसीजन, क्योंकि 2 विकेट्स गिर गए थे उनके। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाया था, और आपके डेवन कॉनवॉय, उन्होंने पारी को संभाला, और एक समय पे 15 ओवर तक वो 135 136 तक लेकर के चले गए थे। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से न्यूजीलैंड एक लॉन्च पैड के लिए रेडी है, और लास्ट के 5 ओवर या 6 ओवर में 60-70 रन ईजिली वो बना सकते हैं, क्योंकि विकेट्स उनके हैंड पे थी। 2 ही विकेट गिरे थे, और नीचे आने वाले बैट्समैन भी काफी तगड़े थे। जेम्स निसम हो गए, और उनके पास चैपमैन थे। ये सारे प्लेयर्स तूफानी से इनिंग खेल सकते थे। लेकिन वहां पर अर्शदीप और मोहम्मद सिराज ने आकर के जो ब्रेक लगाया, जो इनिंग को उन्होंने बर्बाद किया आज, वो काबिले तारीफ थी। लास्ट ओवर में हर्षल पटेल थोड़े महंगे साबित हुए, मतलब 11-12 रन उन्होंने दे दिया, लेकिन 149 फॉर 9 थे वो एक समय पे 19th ओवर पे। और लास्ट ओवर अगर 160 नहीं जाता, 150 155 रहता, तो ये और भी एक बड़ा अचीवमेंट होता इंडियन बॉलर्स के लिए। स्पेशली नेपियर्स के जो ग्राउंड है, जो डायमेंशन है, वो बहुत अलग होते हैं। फील्डिंग प्लेसमेंट आपको उनके यहाँ पर प्रॉपर रखनी होती है, क्योंकि जो अमूमन जो थर्ड थर्ड मैन होता है रेगुलर ग्राउंड्स पर, यहाँ पर वो आप थर्ड मैन नहीं रख सकते। थोड़ा सा स्क्वायर या थोड़ा सा डीप रखना होता है, ताकि वो थर्ड मैन को कवर कर सके, क्योंकि ये जो यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और वहां पर ऐसे फील्ड प्लेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो गिरते पड़ते न्यूजीलैंड 159 160 तक पहुंचती है। उसके बाद इंडिया टीम चेस करने के लिए आती है, और ईशान किशन पहले ओवर में जो स्टार्ट ही करते हैं अपनी इनिंग से 6 लगा करके, आपके ऑफ साइड में उन्होंने जो कट किया था बेहतरीन, वो कट से 6 मिलता है, और टीम इंडिया को जो रन चेज है वो ट्रैक पर आती है। फिर लेकिन जो ग्राउंड के डायमेंशन उनकी वजह से, जब ईशान किशन पुल करते हैं एक बॉल को, पुल के साथ शॉट बहुत धमाकेदार था, लेकिन जो डायमेंशन थे उस जगह पर बॉल हवा में बहुत ज्यादा देर गया, लेकिन शॉट बहुत कड़क थी, और सीधे वो बाउंड्री के पास कैच आउट होते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत का वही अंदाज, चित परिचित, 4 बॉल पर 12 रन। मतलब यहाँ पर ऋषभ पंत को मैं और टीम मैनेजमेंट को मैं जरूर कोशूंगा, क्योंकि बॉस
संजू सैमसन जैसा टैलेंट को आप बाहर बिठा करके अगर ऋषभ पंत को मौका दे रहे हो, तो ऋषभ पंत की यहाँ पर गलती है कि उसको ये समझना होगा कि मुझसे टीम की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो यहाँ पर आपको संजू सैमसन पता नहीं क्या गलती किया, कब खेलेंगे क्या खेलेंगे कोई नहीं जानता है कि वो उनको कब मौका मिलेगा। अगला जब 2023 में टीम इंडिया का T20 का मैचेस होगा, शायद न्यूजीलैंड ही ट्रैवल कर रही है, तो हो सकता है वहां पर उनको मौका मिले। लेकिन संजू सैमसन डिजर्व्स यार, एटलीस्ट ही डिजर्व्स टू बी इन द साइड। और वो जिस तरीके का प्लेयर है, वो पोजीशन जो है, वो जो अभी श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उसी जगह पर श्रेयस अय्यर की जगह पे संजू सैमसन का वहां पर अच्छा चांस बन सकता है। बट श्रेयस अय्यर को अच्छी बैकिंग है, अच्छा बैकअप है टीम मैनेजमेंट का, लेकिन संजू सैमसन के साथ मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई बैकअप, या तो वो टीम में सिलेक्ट ही नहीं होते हैं, और सिलेक्ट होते हैं तो वो बेंच पे बैठते हैं। आज वो डिजर्व करते थे कि उनको टीम में लिया जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ और ही डिसाइड किया, और वो अनचेंज तो नहीं गए अनचेंज तो नहीं गए, क्योंकि हर्षल पटेल को उन्होंने इस मैच पे लिया था। और उसके बाद जब श्रेयस अय्यर भी डक पर आज आउट होते हैं, 28-29 पे इंडिया के 3 विकेट गिर गई थी चेजिंग 160। इट कैन बी ऑड। और टीम सऊदी ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि हम पूरा आज ऑल आउट जाना की सोचे थे और अपना बेस्ट देने के लिए सोचे थे, लेकिन रॉन्ग वे में मैच खत्म हुआ और न्यूजीलैंड हारी। तो 29 या 28 पे 3 विकेट गिरने के बाद, उसके बाद पिच पे सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या आते हैं, दोनों ही ताबड़तोड़ खेल रहे थे। और जो सूर्य कुमार ने जो 6 लगाया था, मतलब कवर्स के दिशा पे, वो अल्टीमेट 6 था बॉस। उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये बैट्समैन का क्या कैलिबर है और क्या पोटेंशियल है। मैं उसने रन ज्यादा नहीं बनाए, 10-12 रन ही सूर्य कुमार ने बनाए, लेकिन जो वो 6 था पर्टिकुलरली, वो ऑसम था यार। मतलब शॉट ऑफ द डे था वो मेरे लिहाज पे, तो क्योंकि वैसा शॉट कोई नहीं खेल सकता यार आज के वर्ल्ड क्रिकेट में, आज के डायनामिक्स में, और आज के वर्ल्ड क्रिकेट के जो डिमांड हो रही है उस बेसिस पे अगर आप काउंट करेंगे, तो ये 6 अद्भुत 6 था। तो वहां पर सूर्य कुमार यादव 6 लगाते हैं, एक बाउंड्री लगाते हैं, एक चौका एक छक्का की मदद से वो 10-12 रन पे पहुंचते हैं। लेकिन फिर अगले ही ओवर में इस सोडी की जो बॉल पे शॉर्ट बॉल गिरती है, और वो थोड़ा सा मतलब ग्राउंड छोटा है, तो वो जो मिस टाइम किया था, वो ग्राउंड मतलब बाउंड्री के पास जाकर के फील्डर कैच ले लेता है। अगर वो उसको प्रॉपर पूरा शॉट खेलने जाते तो वो भी 6 पार हो जाता, लेकिन वो चिप करने की कोशिश कर रहे थे, और चिप के करने की कोशिश में वो बैट इतनी अच्छी से कनेक्ट हुआ कि वो सीधा फील्डर के पास वो कैच आउट हुए, और वहां पर वो डिसअपॉइंटमेंट थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव को उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो रोल दिया गया वो यही रोल है कि आप अपनी नेचुरल इनिंग के लिए, आप अपने लिए मतलब लास्ट वाले मैच में भी आप देखोगे तो सभी प्लेयर्स 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन वो अकेला बंदा ऐसा था जो 220-230 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो वो उसको ये लाइसेंस दिया हुआ है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, आपको 180 टू 130, 180 टू 230 स्ट्राइक रेट पे रहना है, और उसी पे आप खेलिए। लेकिन पांड्या यहाँ पर आज एक कैप्टनसी इनिंग खेल गए और अपनी टीम को ये मैच और सीरीज दोनों जितवा, मतलब मैच तो ड्रॉ टाई करवाया, लेकिन सीरीज जितवा दिया। उन्होंने 30 रनों की जो पारी खेली, जो उन्होंने बाउंड्रीज लगाए, कुछ डेंजरस शॉट्स थे, कुछ कैच छूटे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी लास्ट में आकर के यही बोला कि इस पिच पे अटैक ज्यादा अच्छा था डिफेंस के मुकाबले, क्योंकि अटैक करने जाते तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस एज पर हार्दिक पांड्या। तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, और इंडिया को वो 9 ओवर पे 75 रन पहुंचा दिया, 4 विकेट नुकसान होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर स्पेशल थैंक्स आपको करना होगा मिचेल सैंटनर को, जिन्होंने 8.6 लास्ट ओवर में एक मिस फील्ड कर दी। मिस फील्ड की वजह से सिंगल मिला टीम इंडिया को, और सिंगल मिलते ही वो 75 रन का जो पार स्कोर था वो टच हुआ, और टाई हुआ। ये मैच टाई होने की वजह से इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे थी, और वो ये मैच टाई होने के बाद ये सीरीज जीत जाती है, जहां पर मोहम्मद सिराज को आज मैन ऑफ द मैच मिला, और सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज का टूर्नामेंट मिला है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी संकेत है। कैप्टन आपका तैयार हो रहा है, टीम आपकी बिल्ड हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रे एरियाज हैं जहां पर टीम इंडिया को मेहनत करने की जरूरत है, स्पिन डिपार्टमेंट स्पेशली, क्योंकि स्पिनर्स का इस पिच पे इतना काम नहीं था। लेकिन फिर भी आप इतने महंगे नहीं हो सकते कि एक दिन आप अच्छा बॉलिंग कर रहे हो और आप एक दिन बेकार बॉलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर डाले, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए इस पिच की नजर रखते हुए। और आपके भुवनेश्वर कुमार, मेरे ख्याल से वो आज इनका ये लास्ट
T20I असाइनमेंट था, और इसके बाद अब उनको मौका नहीं मिलने वाला है। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि यंगस्टर्स अब चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हमारी जगह कब, हमारी जगह कब। तो मैनेजमेंट को भी ये लुक करना पड़ेगा। और अब 3 मैचेस की ओडीआई श्रृंखला होने वाली है, जिसमें आपके शिखर धवन कैप्टन होंगे, और हार्दिक पांड्या का आज ही न्यूज आया कि वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं लेंगे। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, बट माइट बी ही वुड हैव वांटेड टू सम हैव सम लीजर टाइम, हैव सम रिलैक्स टाइम, सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये ऑप्ट आउट किया होगा। और मैनेजमेंट ने ये सोचा होगा कि हम यंगस्टर को मौका दें उनकी जगह पर, जिसकी वजह से टीम का जो बैलेंस है या टीम का जो आने वाला जो मैचेस होंगे उसमें हम रिप्लेसमेंट ढूंढ सके। तो ये एक अच्छा संकेत भी है, मैं ये गलत संकेत नहीं मानूंगा। अब न्यूजीलैंड की ओर से देखना है कि केन विलियमसन उनके रेगुलर कैप्टन जो है वो वापस आते हैं या ओडीआईस के लिए या नहीं आते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो भी कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। टीम इंडिया मजबूत है, मुझे जो लगता है इस कॉम्बिनेशन के साथ या इस पिचेस पे। बट न्यूजीलैंड इज अ डेंजरस साइड, दे हैव ए गुड बॉलिंग ऑप्शन, दे हैव ए गुड बैटिंग ऑप्शन, दे वुड हैव rather बॉलिंग ऑप्शन ऑल्सो। इस सोडी वनडे इंटरनेशनल के पार्ट्स नहीं होंगे आपके, उन मिचेल सेंटनर ही है उनके पास, और ट्रेंट बोल्ट भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। तो न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट ना होने के बाद भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तगड़ी है। तो वो न्यूजीलैंड T20 हारने के बाद स्ट्रॉन्ग आएंगे इंडिया के ऊपर। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि T20 इंडिया जीती थी और ओडीआईस फिर न्यूजीलैंड जीती, और टेस्ट सीरीज भी न्यूजीलैंड ने जीता था। तो यहाँ पर इंडिया को पहले तो सीरीज अपने नाम करना होगा। शिखर धवन, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से ओडीआईज में। ईशान किशन को मौका मिलेगा, शिखर धवन को मौका मिलेगा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को मिलेगा, आपका श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए, ऋषभ पंत को मिलना चाहिए। तो ये सारे प्लेयर्स को उनको मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या बनती है उसको हमको देखते हुए ये डिसाइड करना होगा कि किस जगह पर हम किसको फिल इन करें। आज वाशिंगटन सुंदर को की जगह पे हर्षल पटेल को खिलाया गया था। अगले मैच में देखना है कि किसको मौका मिलता है और कौन परफॉर्म करता है। बहरहाल दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड ओडीआई होना था। ऑस्ट्रेलिया ने इसको बखूबी बहुत आसानी से मैच जीता। ये ऑलमोस्ट 20-30 रनों के आसपास से उन्होंने मार्जिन से मैच को जीता, और इंग्लैंड को जो उनके खुद का जो ट्रीटमेंट होता है दूसरे अपोनेंट के खिलाफ, वैसा ही ट्रीटमेंट इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिला। दे हैव गिवन द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। और आपके ट्रेविस हेड और सेन डेविड वार्नर ने तूफानी पारी खेली आज, और दोनों ने सेंचुरी लगाया। एक ट्रेविस हेड तो एक कदम आगे की ओर निकले और 150 तक वो गए बहुत ही लिमिटेड बॉल्स पर। लेकिन जब ये दोनों आउट हुए तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उतना तूफानी से बैटिंग नहीं कर पाई। 280 के आसपास ये दोनों आउट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट 7 to 8 ओवर्स में सिर्फ 50-60 रन ही बना पाई आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। लास्ट में अगर मिचेल मार्श वो तूफानी पारी नहीं खेलते 30-32 रनों की, तो ये टोटल तक भी ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन 355 ऑस्ट्रेलिया ने 48 ओवर्स में कंप्लीट किए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की नुमाइंदगी की, जिस तरीके से जैम्पा ने, जिस तरह से मिचेल मार्श ने, जिस तरह से हेजलवुड ने जो विकेट कॉलम्स निकाले, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की बिल्कुल कमर तोड़ दी, और इंग्लैंड 142 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है, और ऑलमोस्ट 220-221 रनों से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया इनको वाइट वॉश करती है 3-0 से इस सीरीज, वनडे सीरीज में। जो इंग्लैंड T20I की चैंपियन थी उसको 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने हराया। ये उनके लिए भी एक अच्छा सम्मानजनक बात है, और इंग्लैंड के लिए भी एक अफसोस और एक शर्मनाक बात होगी कि हम इतना अच्छा खेले और उसके बाद 3-0 से हारे हैं टूर्नामेंट को। वर्ल्ड कप में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन वही है, क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। कभी आप बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हो, कभी आपको जिम्बाब्वे जैसी टीम भी हरा कर चली जाती है। तो ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल होती हैं। इसी को कुदरत का निजाम भी बोला जा सकता है, इसी को क्रिकेट की खूबसूरती भी बोला जा सकता है। जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ही पुअर टीम सिलेक्शन की थी, बहुत ही पुअर डिस्प्ले भी किया है मैचेस में। उनके कोई भी प्लेयर्स उतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम
आपके जेम्स विंस और सैम बिलिंग्स के। उसके अलावा मुझे कोई भी टीम में उतना परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं दिखा, चाहे वो आपके जो जेसन रॉय हो, चाहे डेविड मलान हो, चाहे आपके पास जॉस बटलर हो, मोइन अली हो। ये कोई भी उतना उतने उतने धमाकेदार परफॉर्मेंस इंग्लैंड को नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड 3-0 से ये सीरीज हारा है। और वो ये जो हार है ये चुभेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी जब इंग्लैंड यहाँ पर आई थी तो ऑलमोस्ट 4-0 से इंग्लैंड ने उनको हराया था सीरीज। 5-0 की जगह पर एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था जहां पर इंग्लैंड के 8 या 9 विकेट गिर गए थे, लेकिन लाई की विकेट वो ले नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया, वरना वो 5-0 का स्कोर होता। लेकिन ये 4-0 से वो टेस्ट सीरीज हारी थी। और उसके बाद ही जो रूट को कैप्टनसी से हटाया गया था और बेन स्टोक्स को लाया गया था। बैसबॉल क्रिकेट को फेमस किया गया था कि हम लोग एक न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जहां पर हम अटैकिंग के लिए जाएंगे और हम चेस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। चेस करते हुए हमें अगर 400 रन भी मारना होगा तो हमारी टीम वो जाएगी स्कोर करने के लिए। तो ये सारा कुछ था। तो इंग्लैंड को यहाँ पर रीग्रुप होने की जरूरत है, क्योंकि एक साल में ही अब वर्ल्ड कप होना है और आपको अपनी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी बनानी होगी। चाहे वो आप जोफ्रा आर्चर को लेकर के आए, चाहे आप रीस टॉपली को लेकर के आए, चाहे आदिल रशीद और मोइन अली को लेकर के आए, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा बनाना पड़ेगा। जॉनी बेयरस्टो की कमी जरूर खली इस टीम में। ये टीम T20 के लिए तो अच्छी थी, लेकिन वनडे के लिए ये टीम उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये फंसेंगे स्पिनर्स के सामने, ये फंसेंगे, अच्छी टीम के सामने ये टीम फंस सकती है। तो क्योंकि बॉलिंग अटैक इनका उतना धमाकेदार नहीं है जो जो कि एक वनडे इंटरनेशनल के क्लास के होना चाहिए। ये T20 के लिए तो चल जाते हैं 4 ओवर 3 ओवर फेंकने के लिए, लेकिन वनडे के लिए नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ से अब इंग्लैंड आगे का क्या रास्ता अपनाती है, क्या देखना है। वो इंग्लैंड तो यहाँ से पाकिस्तान का टूर करेगी, जहाँ पर उन्हें टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है। पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सरफराज अहमद टीम के साथ बने रहेंगे, लेकिन फवाद आलम को ड्रॉप किया गया है, हसन अली को ड्रॉप किया हुआ है। तो वहाँ पर भी अच्छे प्लेयर्स को ड्रॉप करने का किया गया है, जो उनको बैकिंग नहीं मिलती है, इसकी वजह से वो ड्रॉप हुए हैं। और अजहर अली को टीम में रिटेन किया गया है। हो सकता है अगर यहाँ पर अजहर अली परफॉर्म ना करें तो ये उनका भी लास्ट असाइनमेंट हो सकता है, क्योंकि फवाद आलम को बिठाना, वो भी जस्ट 3 या 4 फेलियर्स के बाद, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक बोल्ड डिसीजन है। ये डिसीजन ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। अगर जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको भी आप निकाल दे रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि वो 2-3 मैचेस में खराब परफॉर्मेंस किया है। खराब परफॉर्मेंस तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स का है, लेकिन उनको नहीं बिठाया गया है। और हारिस रौफ का भी इस टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुआ है। नसीम शाह हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान अली आगा होंगे। तो इस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बनेगी पाकिस्तान की। उस पर हम कल अच्छे से विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को कैसा टीम कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए और क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की जो वनडे टीम होगी उसमें कौन प्लेइंग 11 में जगह बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कल मिलते हैं इसी नए एपिसोड पर। इन्हीं 2 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और कुछ और भी खबर है कि निकोलस पूरन ने अपने कैप्टनसी से इस्तीफा दिया है और वेस्ट इंडीज अब नए कैप्टन की तलाश में है। कौन होगा वो देखने की बात होगी। उस पर भी हम कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।